and proportion. आज आपकी गुड इवनिंग। आज आपकी एक मिनट चल रहा है कि नहीं? गुड इवनिंग। आज आपकी 9वीं क्लास है। आगे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। 8 क्लास हो चुकी है इसकी। आइए चलिए देखिए, 111 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बाबू कुछ खाने के लिए लाए हो क्या? चलो रख दो, पापा को दो, उसके बाद हम खाते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक एक्सप्रेस ट्रेन में 3 प्रकार के यात्रियों के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था की गई थी। एयर कंडीशन स्लीपर, प्रथम श्रेणी तथा स्लीपर क्लास में बैठे यात्रियों का जो अनुपात था 1:2:7 है, तथा प्रत्येक श्रेणी में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक टिकट के बीच जो अनुपात है वो 5:4:2 है। उस ट्रेन की कुल आमदनी 54,000 रुपए है, तो एसी स्लीपर से कितने रुपए की आमदनी हुई ये आपको बताना है। आइए चलिए देखिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आज ये 9वीं क्लास है। ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेस ट्रेन में 3 प्रकार की व्यवस्था है। एसी स्लीपर, एसी एसएलपी कर लीजिए, फिर फर्स्ट क्लास और फिर स्लीपर क्लास। यात्रियों की संख्याओं का अनुपात देखिए। यात्रियों की संख्याओं का जो अनुपात है वो है 1:2:7। मतलब हम ये कहने के लिए कह सकते हैं कि एसी स्लीपर में अगर एक यात्री बैठा है तो फर्स्ट क्लास में प्रथम श्रेणी में 2 यात्री बैठे हैं और स्लीपर क्लास में 7 यात्री बैठे हैं। अब देखिए इनके टिकटों के मूल्यों का अनुपात, प्रत्येक टिकट का मूल्य वो क्या है, किस रेशियो में है बच्चों? 5:4:2। अगर ये हम कहें कि एसी स्लीपर के एक टिकट का मूल्य 5 रुपए, फर्स्ट क्लास के एक टिकट का मूल्य 4 रुपए और स्लीपर क्लास के एक टिकट का मूल्य 2 रुपए, तो सही बात है, आप समझ रहे होंगे। बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, कुल आमदनी जो होगी वो निकालेंगे। एसी स्लीपर से कुल आमदनी कितनी होगी? 1 × 5 यानी कि 5 रुपए की रेशियो ही है ये, लेकिन कटा नहीं सकते इसको। फर्स्ट क्लास से जो कुल आमदनी होगी वो 2 यात्री हैं, एक टिकट का मूल्य 4 रुपए, तो कितना होगा? 8 रुपए होगा। स्लीपर क्लास से जो कुल आमदनी होगी वो 7 × 2 यानी कि यात्री 7 हैं और प्रत्येक टिकट का मूल्य 2 रुपए, तो 7 × 2 यानी कि 14 रुपए। अगर कुल बोला जाएगा तो कितना होगा बच्चों? 27। कुल अगर देखा जाए कुल, तो कुल आमदनी जो हो रही है 27 रुपए की आमदनी हो रही है। आपके क्वेश्चन की जो आमदनी है वो 54,000 रुपए है, तो यही 27 बराबर किसके? 54,000 रुपए के। तो एक बराबर किसके? 2,000 रुपए के। एक बराबर हो गया आपका 2,000 रुपए के। पूछा क्या है? एसी स्लीपर से कितने रुपए की आमदनी हुई है? तो एसी स्लीपर से जो आमदनी हुई है वो कितनी है? 5 है, तो 5 बराबर किसके? 10,000 रुपए के। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, एसी स्लीपर कुल आमदनी। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। सभी लोग ध्यान दीजिए, ये एसी स्लीपर की कुल आमदनी है। हर एक बच्चा ध्यान दे। आइए चलिए देखिए, 112 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 113, 114 सब सेम पैटर्न के हैं। 112 देखिए, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:50 का अनुपात है
और इन स्टेशनों के बीच प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के किराए में 3:1 का अनुपात है। यदि किसी दिन इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपए प्राप्त हुए तो द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने में कितने रुपए मिले। संख्याओं का अनुपात 1:50 का है और प्रत्येक टिकट का मूल्य 3:1 के रेशियो में है। तो प्रथम श्रेणी से मान लिया प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री की संख्या 1, द्वितीय श्रेणी में 50। प्रथम श्रेणी के एक टिकट का मूल्य 3 रुपए और द्वितीय श्रेणी के एक टिकट का मूल्य 1 रुपए। तो कुल मूल्य जो निकल के आएगा प्रथम श्रेणी का वो होगा 3 और द्वितीय श्रेणी का जो होगा वो कितना होगा 50। तो टोटल देखा जाए प्रथम द्वितीय श्रेणी का कुल आमदनी तो होगा बच्चों 53 और यही 53 बराबर किसके होगा 1325 के। तो 1 बराबर बच्चों 25 के आया। तो 1 बराबर 25 के आया तो द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने से कितने रुपए प्राप्त हुए हैं तो बताइए 50 प्राप्त हुए थे रेशियो में। तो 1 बराबर 25 से तो 50 बराबर 1250 के। ये कर लिया ओरल हम लोगों ने। सेम यही पैटर्न है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए कराया नहीं मैंने, ओरल कर दिया केवल, सेम इसी पैटर्न पे है। इसमें थोड़ा ज्यादा है, 3 श्रेणियां हैं। आपके इस क्वेश्चन में केवल 2 श्रेणियां थी। 112 नंबर का डायरेक्ट ओरल आंसर दिया है 1250। वैसे जितने सवाल मैंने कराए हैं अभी तक हर एक सवाल ओरल लग जाएगा 5-5 सेकंड, 3-3 सेकंड, 2-2 सेकंड, 1-1 सेकंड में। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए ओरल लगाने की, गारंटी हमारी हर एक सवाल ओरल लगेगा। आइए देखिए 113 नंबर का सवाल है 113। क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार की टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपए, 500 रुपए और 200 रुपए है। ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। आइए ध्यान से देखिए, बेचे गए कुल टिकटों की संख्या चाहिए। क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार के टिकट हैं 113। ध्यान से देखिए, ए, बी और सी प्रकार के टिकट हैं। इसका मूल्य है 1000 रुपए, बी प्रकार के टिकट का मूल्य है 500 रुपए और सी प्रकार के टिकट का मूल्य है 200 रुपए। सुनिए, बिके टिकटों का अनुपात, बिके टिकटों की संख्या, ये प्रत्येक टिकट का मूल्य है, प्रत्येक टिकट का मूल्य। कल बच्चों मैंने क्लास नहीं ली थी, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था तो मुझे लगा कि लाइव लेना है तो ना ही लें, क्योंकि परफेक्शन के साथ लिया जाए, पूरी एनर्जी के साथ तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। अमन मौर्य, ग्रेट टीचर नहीं बाबू, ग्रेट मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपसे पहले 4 टीचर का कोर्स बाय किया बट कोई फायदा नहीं हुआ, 75 क्वेश्चन में परसेंटेज खत्म कर दिया। बाबू देखिए, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, सब अच्छे टीचर हैं, कोई खराब नहीं है। हाँ, यह समझ में किससे आता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दूसरे का पढ़ाया वो समझ में नहीं आता। तो सबको अलग अलग टीचर्स की भाषा समझ में आती है। ठीक है, आपको हमारी भाषा समझ में आ रही है, इसलिए मुझे काफी खुशी हो रही है। वेरी गुड, पढ़िए आप आराम से। और ये देखिए यूट्यूब क्लास में और मजा तब आता जब यहाँ क्वेश्चन सामने होता। क्वेश्चन अगर सामने होता तो ज्यादा मजा आता, फिर और ज्यादा कंसंट्रेशन बनता है यूट्यूब क्लास में। तो आने वाले दिनों में आपकी जो भी लाइव क्लास हम लीवो लर्न पे लेंगे वो आपके स्मार्ट बोर्ड पे ही लिया जाएगा, जिससे क्वेश्चन सामने दिखे तो और रुचि आपकी बनी रहेगी। यहाँ तो शीट में आपको क्वेश्चन देखना पड़ता है। चलिए देखिए, बीके टिकटों की संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है बच्चों, 3:2:5। मतलब ए प्रकार की 3 टिकट बिकी है, बी प्रकार की 2 टिकट बिकी है और सी प्रकार की बच्चों 5 टिकट बिकी है। तो ये बताइए इनसे जो कुल आमदनी होगी, कुल आमदनी यहां हो जाएगी 3000 की आमदनी, यहां हो जाएगी 1000 की आमदनी। क्यों बच्चों? और यहां भी
1000 की आमदनी हो जाएगी। तो सभी प्रकार के टिकटों की आमदनियों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5000। 5000 और ये 5000 2.5 करोड़ के बराबर, यानी कि 2,50,00,000 के बराबर। $2,50,00,000 के बराबर। हर एक बच्चा ध्यान दे, 2,50,00,000 के बराबर हो गया। कटाएंगे तो 1 बराबर 5000 के आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1 बराबर 5000 के। तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या, तो कुल बेचे गए टिकट 5, 2, 7, 3, 10 है। तो 10 बराबर 50,000 के। कुल बेचे गए टिकट बच्चों हो गया आपका 50,000। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आंसर है। कोई भी अभी लीवो लर्न पे एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि अभी स्कीम आई नहीं है। आप लोगों की फीस कम होने वाली है, ऑनलाइन फीस कम होने वाली है। कोरोना के कारण राहत दिया जाएगा बच्चों को, तो इसलिए अभी कोई एडमिशन नहीं लेगा। अभी तो क्लास चल ही रही है ना यूट्यूब पे फ्री। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक फ्री क्लास यूट्यूब पे चलती रहेगी। तो कोई भी लीवो लर्न पे एडमिशन नहीं लेगा अभी, क्योंकि अभी फीस कम होने वाली है उस पे, तो बाद में लेंगे तो फायदा रहेगा। चलिए देखिए, हो गया ये। अब इसके बाद बच्चों ऐसा ही 114 नंबर का भी सवाल है। नहीं, इसमें तो औसत वसूली चाहिए। आइए देखिए, एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपए, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपए, तीसरे दिन 2.50 रुपए वसूल किए गए और 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2, 5, 13 के अनुपात में है। ध्यान से देखिए, पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए की थी? औसत वसूली चाहिए, तो औसत कैसे निकलता है? औसत, एवरेज। बच्चों जितनी भी राशियां हैं, राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग कर लीजिए। चूंकि हमें कुल वसूली का औसत चाहिए, तो हम यहां क्या करेंगे? कुल वसूली लिख देंगे और व्यक्तियों की संख्या से क्या कर देंगे? भाग, तो औसत आ जाता है। तो प्रति व्यक्ति औसत वसूली क्या होगी? प्रति व्यक्ति, देखिएगा 114 नंबर का सवाल है। प्रति व्यक्ति औसत वसूली। हर एक बच्चा ध्यान दे, प्रति व्यक्ति औसत वसूली क्या होगी? कुल वसूली और बटा में क्या? व्यक्तियों की संख्या। हर एक बच्चा ध्यान दे, प्रति व्यक्ति औसत वसूली बराबर क्या होगा? कुल वसूली बटा में व्यक्तियों की संख्या। कुल वसूली कैसे निकल के आएगी? देखिए, पहले दिन 15 रुपए वसूल हुआ है प्रत्येक व्यक्ति से, और व्यक्ति कितने माने जाएंगे? 2, 5, 13 के अनुपात में व्यक्ति हैं। यानी कि पहले दिन अगर 2 व्यक्ति, तो दूसरे दिन 5 व्यक्ति, तीसरे दिन 13 व्यक्ति, ये मान लिया जाता है। तो एक व्यक्ति से 15 रुपए वसूले जा रहे हैं, तो 2 व्यक्ति से 15 गुणे 2 वसूला जाएगा। फिर देखिए, दूसरे दिन प्रत्येक व्यक्ति से 7.5 वसूला जा रहा है, 7.5 रुपए वसूला जा रहा है, तो 5 व्यक्तियों से कितना वसूला जाएगा? 7.5 रुपए गुणे 5 वसूला जाएगा। तीसरे दिन प्रत्येक व्यक्ति से 2.50 रुपए यानी कि 2.5 रुपए वसूला जा रहा है, तो 13 व्यक्तियों से गुणे 13 रुपए वसूला जाएगा। बटा में व्यक्तियों की कुल संख्या 2 + 5 + 13। हल कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5 रुपए, यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 5 रुपए, यह आपका आंसर है। हाँ, किसका? शिवम कुमार। स्पीड ज्यादा है क्या शिवम? मुझे तो नहीं लगता बाबू। कंसंट्रेट हो जाइए, क्वेश्चन सामने रखिए, कॉपी पे नोट कर लिया करिए क्वेश्चन आप लोग। आइए देखिए, 115 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ए तथा बी भाइयों ने 4:5 के अनुपात में कुछ बचतें की। उन्होंने अपनी बहन के लिए एक उपहार खरीदने का निर्णय किया, जिसकी कीमत 3:4 के अनुपात में बांट ली। इस खरीद के बाद ए ने अपनी राशि का 2/3 भाग बचत किया, जबकि बी के पास 145 रुपए बच गए। तदनुसार उस उपहार की कीमत क्या थी? आइए चलिए देखिए। एक बच्चे ने मैसेंजर पे क्वेश्चन भेजा है, 5 दिन हो गया है। विक्की गुप्ता, भेज रहा हूं बाबू, भेज रहा हूं। किस पे भेजे हैं वो बता दीजिए।
किस मैसेंजर पे भेजे हैं, कौन सी आईडी पे, वो बता दीजिए। 115 नंबर का क्वेश्चन है। एक आज किसी बच्चे का क्वेश्चन था, मिक्स्ड प्रपोर्शन का, वो मैंने बोला था बताने के लिए, लेकिन कुछ लोग थे, उसके बाद मैं सो गया थोड़ा सा, फिर बता नहीं पाया, सॉरी इसके लिए। बता देंगे जाते ही क्लास के बाद। ए तथा बी भाइयों ने 4:5 के अनुपात में कुछ बचते की। तो मान लिया, देखिए कुछ बचते की मतलब ये उनकी कमाई हो गई। जैसे आप ही कुछ सेविंग कर रहे हैं तो वो क्या है, आपके पास धन हो गया, आपने धन इकट्ठा किया है। तो यहां पर ए और बी ने कुछ बचतें जो की हैं वो 4:5 के अनुपात में है, यानी कि ए का धन हो जाएगा 4x रुपए और बी का धन हो जाएगा 5x रुपए। ध्यान से देखिएगा, मेथड 1, ए का धन बराबर 4x रुपए, बी का धन हो जाएगा 5x रुपए। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए इन्होंने ये बचत किया है तो ये उनका धन हो गया। अब इसी में से वो अपनी बहन के उपहार खरीदने के लिए खर्च करेंगे और उपहार की कीमत 3:4 के अनुपात में उन्होंने बांट लिया है। उपहार की कीमत 3:4 के अनुपात में बांट लिया। तो ए द्वारा उपहार के लिए दिया गया कितना देगा, ए 3y रुपए देगा। उपहार की कीमत इन लोगों ने 3:4 के रेशियो में बांट लिया, मतलब ए 3 देगा तो बी कितना देगा, 4 देगा। तो चूंकि एग्जैक्ट फिगर आप मान रहे हैं तो मान लेंगे कि ए द्वारा उपहार के लिए दिया गया धन 3y, बी द्वारा उपहार के लिए दिया गया धन बच्चों क्या होगा, 4y। समझिए बात। तो ए और बी ने कुछ बचतें की हैं, किस रेशियो में, 4:5 के रेशियो में। बहन को ये उपहार देना चाहते हैं, उपहार की कीमत इन लोगों ने 3:4 के रेशियो में बांट ली है, 3:4 के रेशियो में बांट ली है। अब देखिए आगे बोला, इस खरीद के बाद ए ने अपनी राशि का 2/3 भाग बचाया है, जो भी इसकी राशि है, 4x राशि है इसकी, जबकि बी के पास 145 रुपए बच गए हैं। तद अनुसार उस उपहार की कीमत क्या है, तो यही तो उपहार की कीमत है 7y। देखिए ए द्वारा उपहार के लिए दिया गया धन हो जाएगा 3y, बी द्वारा उपहार के लिए दिया गया धन हो जाएगा 4y। बोला गया है ए अपनी राशि का 2/3 भाग बचत कर लेता है, तो ए का खर्च कितना होगा, 2/3 अगर बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा, 1/3। 2/3 अगर बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा, 1/3। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो आप 4x में से बच्चों 3y को माइनस करेंगे। ध्यान से देखिए, तो ये इसका खर्च है। बचत अगर 2/3 है, धनराशि जितनी भी है 4x इसके पास धनराशि है, तो इसका 2/3 बचा ले रहा है, तो खर्च कितना करेगा, इसी का 1/3। तो हम इसको, ये जो खर्च है उसको किसके बराबर कर देंगे, 4x के 1/3 के बराबर कर देंगे। तो x बाई y की वैल्यू कितनी आ रही है, निकाल के बताइए, 9/4 आ रही है। x बाई वाई आप लोग कैलकुलेशन एक बार करके देख लीजिए कितना आ रहा है, इसी को हल करना है, तुरंत हल हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, कंडीशन थोड़ी गलत लिख दिया मैंने। देखिए इस खरीद के बाद ए ने अपनी राशि का 2/3 भाग बचा लिया है, तो ठीक तो है, 2/3 ही करना पड़ेगा। सुन लीजिए, इस खरीद के बाद उसने अपनी राशि का वहां पर 2/3 करना था, वो तो बचत थी बाबू। 4x में से 3y घटाएंगे तो क्या आएगा, बचत आएगा। 4x में से 3y घटाएंगे तो क्या आएगा, बचत आएगा। और सुनिए, अगर केवल इसका खर्च लेंगे तो वो 3y है, अगर केवल खर्च लेंगे तो वो कितना होगा, 3y। और जो खर्च है इसकी आय का कितना होगा, 1/3 होगा। जब बचत 2/3 करेगा तो खर्च कितना करेगा, 1/3। तो खर्च उसका a का 3y है, और 3y जो होगा वो फिर किसके बराबर होगा, 4x के 1/3 के। तो बताइए x बाई वाई की वैल्यू क्या आएगी, 9/4 आएगी। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, वो 4x माइनस 3y मैंने लिखा था, वो तो डायरेक्ट बचत थी, राशि में से खर्च को घटा देंगे तो बचत ही तो आएगा। तो वहां 4x माइनस 3y जो है वो 4x के 2/3 के बराबर होगा। हम खर्च पे कर रहे हैं, तो जो खर्च है हमारा वो ए की राशि का 1/3 होगा। जब बचत 2/3 है तो खर्च क्या होगा, 1/3 होगा। तो खर्च किया कितना है इसने, 3y, तो 3y ही बराबर किसके होगा, 4x के 1/3 के। तो आ गया x बाई वाई इक्वल टू 9/4, ये सही है। अब देखिए,
जो बी बचत कर रहा है वो 145 रुपए है, तो बी की बचत क्या होगी 5x माइनस 4y बराबर क्या 145। बच्चे इसको मान लेंगे हम 9 के रुपए और इसको क्या मान लेंगे 4 के रुपए। यही वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे 5 इंटू 9 के और माइनस 4 इंटू 4 के इक्वल टू 145। देन के इक्वल टू 5। उपहार की कीमत चाहिए, उपहार की कीमत ध्यान से बताइएगा बच्चों, उपहार की कीमत कितनी हो गई बताइएगा। 1 मिनट, हाँ उपहार की कीमत कितनी हो गई वो बता दीजिए 7y। उपहार की कीमत कितनी हो गई 7y और y की वैल्यू क्या है यहां पर 4k, तो 7 इंटू 4k वैल्यू रख लीजिए 7 इंटू 4 इंटू 5 कितना 140 रुपए। यह आंसर है बच्चों, उपहार की कीमत यही तो है आपकी। ध्यान से देखिएगा 7y का मतलब क्या, y की वैल्यू क्या है 4k है, तो यहां 4k रख दीजिए। उपहार की कीमत 7y हो गई, y की वैल्यू 4k रख दीजिए, आंसर आ गया 140। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। सवाल दोबारा मैं समझा दे रहा हूं। ए और बी ने 4-5 के अनुपात में कुछ बचत की, तो यह बचत ही उनकी धन होगी, धनराशि होगी। तो ए की धनराशि 4x रुपए, बी की धनराशि 5x रुपए होगी। ये दोनों बहन के लिए उपहार खरीदने का निर्णय करते हैं और उपहार की जो कीमत थी उसको आपस में 3-4 के अनुपात में बांट लेते हैं, यानी कि ए उपहार के लिए 3y देगा तो बी उपहार के लिए 4y देगा। इस प्रकार से ए अपने धनराशि का 2/3 भाग बचा लेता है, तो खर्च कितना करेगा 1/3। तो ए का जो खर्च है वो उपहार के लिए 3y है और यही 3y बराबर होगा 4x के 1/3 के, तो x y का रेशियो आ गया 9/4, यानी कि x की वैल्यू हो गई 9k, y की वैल्यू हो गई 4k। बोला गया बोला गया b जो है वो 145 रुपए बचाता है, तो b की बचत क्या होगी 5x में से इसका खर्च 4y घटा दीजिए, ये बराबर 145 के हो जाएगा। तो बताइए बच्चों x और y की वैल्यू 9k 4k रखेंगे तो k बराबर 5 आ गया। उपहार की कीमत क्या है 7y है, 7y का मतलब 7 इंटू 4k मान रख दीजिए, आंसर आ गया 140। एक तरीका ये हो गया। रेशियो से इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो सेट करने में आपको असुविधा होगी। सेट हो जाता है लेकिन मैं कराता नहीं हूं क्योंकि ये रटाने वाली बात हो जाती थोड़ी सी आपके लिए, ठीक है। इसका एग्जाम का तरीका एक और हो सकता है जीटीओ, ये तो आपका बेसिक है, प्योर बेसिक है, जीटीओ भी आंसर कर सकते हैं। आइए जीटीओ कर लेंगे हम। अब देखिए हर एक बच्चा ध्यान दे, जीटीओ देखिए 115 का जीटीओ मेथड 2। हर एक बच्चा देखें, ये 70 है, ये 105 है, ये आपका 140 है और ये क्या है 175। सुनिए उपहार की कीमत पूछी गई है। सबसे पहले उपहार की जो कीमत थी वो 3-4 के रेशियो में बांटी गई है, यानी कि जो भी 7 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 7 का मल्टीपल ये भी है, 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 सब 7 के मल्टीपल है। ध्यान दीजिएगा, सब के सब 7 के मल्टीपल है। हर एक बच्चा ध्यान दे, सुनिए चेक नहीं हो पाया। अगर कोई अकेला 7 का मल्टीपल होता तो 1 सेकंड में हमारा वही आंसर सही हो जाता। कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ ऐसी चीजें आती हैं कि एक ही बार कोई 7 का मल्टीपल दिखे और वही आंसर हो जाए, फिर तो कहेंगे 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हमारा लग गया। अब देखिए इसको करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर 3-4 के रेशियो में इसको बांटेंगे तो ये क्या होगा 30 और 40। हर एक बच्चा ध्यान दे, 30 और 40 मतलब जो ए है उपहार के लिए 30 देगा और जो बी है वो उपहार के लिए कितना देगा 40 देगा। 30 देगा ए और बी उपहार के लिए कितना देगा 40 देगा। समझिएगा, ए ने जो 30 दिया है, ए ने जो 30 दिया है ये इसका खर्च है। ए ने जो 30 दिया है ये इसका खर्च है और ये जो खर्च है उसकी आय का 1/3 है।
बेसिक मजबूत होना चाहिए जब जीटीओ में सारी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ए द्वारा दिया गया जो धन 30 है, ये इसके कुल धनराशि का 1/3 है, तो कुल धनराशि कितनी होगी? 90। बताइए बच्चों, कुल धनराशि हो गई 90। तो आप बोल सकते हैं कि 4 बराबर 90 के, क्यों? ए और बी की धनराशियों का अनुपात 4-5 है कि नहीं? आप बोल सकते हैं 4 बराबर 90 के, तो 1 बराबर आएगा दशमलव में, 1 बराबर आएगा दशमलव में। तो जब 5 बराबर निकालेंगे तो वो भी आएगा वो दशमलव में, यानी कि बी की आय अगर आपकी समथिंग पॉइंट समथिंग आ गया तो कभी भी उसकी बचत आपकी, कभी भी उसमें से अगर आप 40 घटाएंगे तो बचत 145 नहीं आएगी। इसलिए पूरा कैलकुलेट ना करते हुए डायरेक्ट आप ऐसे ही इस ऑप्शन को काट देंगे। समझिए, यही चीज सब में अप्लाई करेंगे। फिर से सुन लीजिएगा हमने क्या किया है। 70 रुपए उपहार की कीमत है, तो 3-4 के अनुपात में बांट देंगे, तो ए देगा उसमें 30 रुपए और बी कितना देगा? 40 रुपए। ए द्वारा किया गया खर्च जो है 30 रुपए, ए की धनराशि का 1/3 होगा। बच्चों बचत जो है वो 2/3 है, तो खर्च 1/3 होगा ही होगा। तो कुल राशि जो ए की आएगी वो आएगी 90 रुपए आएगी। फिर 4 बराबर आप 90 के करेंगे तो 1 बराबर आएगा 22.5 के, तो 5 बराबर निकालने जाएंगे, यानी कि बी की धनराशि, तो वो भी आएगा समथिंग पॉइंट समथिंग में, समथिंग पॉइंट समथिंग में आएगा। तो अगर बच्चों आप उसमें से 40 को माइनस करेंगे तो कभी भी फिगर आपका आएगा तो वो दशमलव में ही आएगा, जबकि जो आपका बचत आया है बी का वो 145 है। इस चीज को ध्यान देना, इसलिए ऑप्शन गलत। 105 लेंगे तो इसको बांटेंगे, तो बच्चों ये बटेगा 45 और 60 में। किस रेशियो में बांटा है? 3-4 के रेशियो में बांटा है। तो बच्चों देखिएगा, यही 45 ए की धनराशि का 1/3 होगा, तो ए की धनराशि कितनी आएगी वो बताइए? 135। ए की धनराशि जब 135 आ गई तो ये 4 बराबर 135 के होगा। ए की धनराशि 4 है, बी की धनराशि 5 है, तो 4 बराबर 135 के, तो जब 1 बराबर निकालने जाएंगे तो ये भी समथिंग पॉइंट समथिंग में आएगा। तो जब बी की धनराशि निकालेंगे तो वो भी समथिंग पॉइंट समथिंग में आएगा। तो कभी भी बी की बचत 145 नहीं हो पाएगी, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। इस चीज को समझिएगा। 140 देखिए, इसका बंटवारा करेंगे तो कैसे होगा? 60 और 80 में हो रहा है, तो ये जो 60 है ए का खर्च है, ये इसके कुल धनराशि का 1/3 है, तो ए की कुल धनराशि जो होगी वो कितनी होगी ये बता दीजिए हमें? 180 होगी। और यही 180 4 के बराबर, तो 4 बराबर 180 के, ध्यान दीजिएगा 4 बराबर 180 के, तो बच्चों 1 बराबर 45 के, तो 5 बराबर किसके? 225 के। अब इस 225 में से ये 80 घटाइए, इस 225 में से ये 80 बी का खर्च घटाएंगे तो कितना आएगा? 145, यानी कि यही आंसर क्या है? सही है। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप ऐसे भी चेक करके 10 सेकंड में अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। 10 से 12-15 सेकंड लगेगा, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे जीटीओ करके। बेसिक नहीं लगाना है एग्जाम में, आपको ध्यान दीजिएगा। सचिन सिंह सर, कोचिंग कब तक चलेगी? क्या सर जून तक स्टार्ट हो सकती है? हाँ, एकदम जून तक स्टार्ट हो जाएगी, परेशान ना हो, क्योंकि लॉकडाउन अगर खत्म भी हो गया, जैसा कि आज पेपर में था कि लॉकडाउन आपका 14 से आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपका बच्चों फिर भी कोचिंग क्लासेस हमारे ख्याल से बंद रहेगी, क्योंकि ऐसी जगहों पे गैदरिंग ज्यादा होती है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हम लोग को हमेशा रखना है इस चीज में, तो कोचिंग बंद ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। मैं लाइव पढ़ा ही रहा हूं, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, पढ़ते रहिए जिम्मेदारी के साथ आप लोग, ठीक है। कोचिंग वगैरह में भीड़ वगैरह ज्यादा होती है तो इसलिए थोड़ी समस्या हो सकती है, तो बचाव ही उपाय है। इसलिए सरकार बंद कराएगी निश्चित रूप से, कोचिंग वगैरह बंद होना ही चाहिए क्योंकि भीड़ होती है। तो हमारे ख्याल से अप्रैल मई तक माहौल सही हो जाना चाहिए, ठीक है। 15 मई के बाद उम्मीद करते हैं कि कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। आइए देखिए बच्चों, 116 116
81 नंबर का क्वेश्चन, 81 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है इसमें? 81 पीछे है बाबू। 81 नंबर का सवाल उसी दिन तो बता दिए थे, नहीं आए थे क्या उस दिन आप? संडे को क्लास ली थी मैंने, 81 नंबर का क्वेश्चन करवाया था। चलिए देखिए, शशि शेखर चौबे बता दिया था बाबू, हमने ओरल बताया था 81 नंबर का, ओरल क्वेश्चन करवाया था 81। आइए चलिए देखिए, अब आ जाइए 116 नंबर का क्वेश्चन। सवाल क्या है? एक व्यक्ति 1200 रुपए प्रति मेज की दर से तथा 300 रुपए प्रति कुर्सी की दर से कुछ मेज और कुर्सियां खरीदने में 8100 रुपए खर्च करता है। यदि अधिकतम संभव मेजें खरीदी गई हैं, मेज की कीमत 1200 है, 8100 रुपए में अधिकतम संभव मेजें खरीदी गई हैं, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेजों की संख्या से अनुपात क्या होगा? चेयर और टेबल का रेशियो आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो टेबल होंगी वो सब की सब क्या होंगी? मैक्सिमम। टेबल क्या होगी? इसकी संख्या मैक्सिमम होगी। ध्यान से देखिए, जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो अपने आप ये मिनिमम हो जाएगा चेयर। ध्यान से सुन लीजिएगा, टेबल आपको मैक्सिमम लेने हैं। 1200 रुपए की मेज है, ध्यान दीजिए, 1200 रुपए की बच्चों मेज है और 300 रुपए की एक कुर्सी है। अधिकतम संभव मेजें खरीदनी है 8100 रुपए में। सबसे आइए पहले 12 साते 84 करिए, 12 साते 84। अगर 7 मेज आप खरीदेंगे तो 8400 रुपए का आएगा, जबकि मूल्य आपके पास केवल 8100 रुपए है। धन आपके पास केवल 8100 रुपए है, तो एक मेज कम कर दीजिए। एक मेज कम कर देंगे तो 7200 रुपए में कितनी मेज खरीद पाएंगे आप? 6। 7200 मेज में, 7200 रुपए में अधिकतम 6 मेज खरीद लीजिए, बचा 900। 7200 रुपए में आप 6 मेज खरीद लीजिए और बचा कितना? 900। 900 रुपए में 3 कुर्सी खरीद लीजिए, कहानी खत्म। बस ऐसे खरीदारी आपको करनी है। तो चेयर टेबल का जो रेशियो होगा 3:6 होगा। संख्याओं का अनुपात कितना हुआ? 3 6, कट के आएगा 1 और 2 का रेशियो। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। जितेंद्र कुमार, बुक कौन सा है? बुक कौन सा? शीट पढ़ा रहा हूं बाबू अपनी, आप लग रहा है बाहरी स्टूडेंट हैं। चलिए शीट पढ़ा रहा हूं अपनी। आइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में शीट पड़ा हुआ है, वहां से निकाल सकते हैं। अब आ जाइए टाइप 7। आज 9वें दिन की क्लास है रेशियो प्रोपोर्शन की। काफी मजबूती आई होगी आप लोगों के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन को लेकर, अगर ईमानदारी से रेगुलर आपने क्लास की होगी 8 दिन की, तो बहुत फायदा मिला होगा आपको। अब लग रहा होगा सवाल आप ओरल कर पाएंगे। चलिए देखिए, अब आते हैं टाइप 7 में। 117 नंबर का सवाल है, 117। हर एक बच्चा ध्यान दे। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो, तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ध्यान से सुनिएगा। हम मान लेंगे बच्चों यहां 30 लड़के हैं, 20 लड़कियां, क्योंकि इनका बच्चों 20% 25% निकालना बड़ा आसान है। 300 200 भी मान सकते हैं हमारा मन, 300 200 भी मान सकते हैं हमारा मन। हम 30 20 मान लेते हैं। तो लड़के हो गए 30, लड़कियां हो गई 20। उनका आपको प्रतिशत बताना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो बच्चों 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, यानी कि 24 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अगर बच्चों देखिए लड़कियां टोटल 20 हैं और 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, यानी कि 15 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो छात्रवृत्ति ना मिलने वालों का प्रतिशत, मिलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। देखिए
कितने लोगों को नहीं मिलता छात्रवृत्ति? 24 15 39, 39 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती बच्चों। कितने में? कितने बच्चों में भाई? टोटल पे ही तो परसेंटेज लेंगे। 50 बच्चों में 39 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती और गुणे 100 कर देंगे। साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 और ये 78% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये परसेंटेज का सवाल है आपका, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 78%। सभी लोग ध्यान दीजिए। एक 118 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। हर एक बच्चा ध्यान दे। 118 नंबर का सवाल है। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियों ने दाखिला ले लिया तो यहां मिसप्रिंट है, लड़कावे लिखा हुआ है। वो लड़कावे नहीं है बच्चों, लड़कों की संख्या 12 और बढ़ गई। लड़कावे नहीं है, उसको सही कर लीजिए, मिसप्रिंट है। कॉपी पे अपने जब क्वेश्चन नोट करिएगा तो सही कर लीजिएगा। लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है तथा लड़कियों की संख्या से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जो 432 विद्यार्थी हैं इनका विभाजन कर लीजिए किसमें? 5-4 के रेशियो में। तो बॉयज जो होंगे बताइएगा वो हो जाएंगे 432 गुणे 5 बटा कितना बच्चों? 5/9 कितना आया? 240 लड़के हो गए। तो लड़कियां कितनी होंगी? 432 में से 240 क्या कर देंगे? माइनस। कितना आया? 192। ये मेथड 1 है, बेसिक से कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया? तो 240 + 12 ये लड़के हो गए और 192 + x ये लड़कियां हो गई। और ये रेशियो अब किसके बराबर? 7:6 के बराबर। सही है, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बताइए कितना आ रहा है? x बराबर 24 आ गया। x बराबर 24 आ गया। तो आंसर यही है कि 24 लड़कियों, नई लड़कियों ने दाखिला लिया। ठीक, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 यही है, रेशियो से उठा लीजिए इस चीज को। ये काम आपको ना करना पड़े x मानकर, आप डायरेक्ट बिना x माने भी रेशियो से उठा सकते हैं। ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये चीज रेशियो से उठ जाएगी। मैं कर रहा हूं अभी। 112 बच्चे ने पूछा है, आप 111 अच्छे से समझ लीजिए। 112 निश्चित रूप से आप लगा लेंगे, अगर नहीं आएगा तो कल पूछिएगा, आज नहीं। जिसको 111 समझ में आया है उससे छोटा ही है आपका 112। ओरल मैंने बता दिया 112, बताया तो है ओरल 112। चलिए इस चीज को समझ लीजिए। देखिए 432 विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियों का अनुपात है आपका 5:4। तो लड़कों की संख्या 240 आ जाएगी, रेशियो डिवीजन कर लिया, और लड़कियों की संख्या आ जाएगी 192। लड़कों की संख्या में 12 लड़कों की वृद्धि हो गई, तो कितनी लड़कियां, नई लड़कियां दाखिला लें कि अनुपात बदल के क्या हो जाए? 7:6 का हो जाए। तो लड़कों की संख्या फिर लड़कियों की संख्या, ये बराबर 7/6 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपका 24 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसी चीज को अगर मेथड 2 से करना है तो बच्चों इतना काम करेंगे। अब आ जाइए मेथड 2 में। अब क्या कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। लड़के 12 बढ़े हैं तो लड़के हो जाएंगे 252, इसमें प्लस 12 कर देंगे तो लड़के हो जाएंगे 252। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो ये 252 किसके बराबर होगा? 7 के। 252 किसके बराबर होगा? 7 के। नया रेशियो 7 है लड़कों का, तो 7 बराबर 252 के, तो 1 बराबर 36 के। तो बच्चों लड़कियों की संख्या अब नई संख्या क्या होगी? 6। तो 36 जुड़े 6 यानी कि 216 लड़कियों की नई संख्या है। लड़कियों की नई संख्या लिख इसलिए देते हैं कि आपका नोट कंप्लीट रहे,
आपको समझ में आए। बड़ी लड़कियां क्या हो जाएगा, देखिए 216 लड़कियां अब हैं और पहले लड़कियां कितनी थी 192, घटा दीजिए कितना 24 लड़कियां बढ़ी हैं, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 24 लड़कियां बढ़ी हैं, ये आपका आंसर है। सत्यम अग्रहरी एकदम सही कह रहे हैं, जब आप हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। गुड, एकदम सही कह रहे हैं सत्यम। देखिए कभी कुछ लोग, कभी संख्या ज्यादा हो जाती है, कभी संख्या कम हो जाती है पढ़ने वालों की। इस समय बच्चे रुचि एकदम नहीं दिखा रहे हैं पढ़ाई में, जबकि सब खाली हैं। ना कोई एग्जाम होना है आपके यूनिवर्सिटी का और ना ही आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम है। घर पे आप खाली हैं, केवल चाय पीना है, पकौड़े खाना है और आस पड़ोस में लोगों की मदद करना है, यही कर ही रहे हैं आप लोग, और न्यूज चैनल देखना है। तो थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लीजिए, ठीक है, सबके लिए समय निकाल रहे हैं आप लोग, परिवार वालों के लिए, समाज के लिए थोड़ा सा समय, हमारी रिक्वेस्ट मानिए, थोड़ा सा समय 4-5 घंटे का अपने लिए निकाल लीजिए और पढ़ाई भी कर लिया करिए रेगुलर, बहुत फायदा मिलेगा। अन्य लोगों से आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। जो दूसरे नहीं पढ़ रहे हैं तो सोचिए उनसे कितना आगे आप लोग निकल जाएंगे, समय की आप बचत करेंगे। आइए चलिए देखिए, अब 119 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 119 देखिए, बच्चे ने कहा है 118 नंबर का क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करिए। लग जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, लेकिन फिर भी वहां पर बच्चे आपकी फिगर बढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहां प्रयोग किया करिएगा जहां केवल रेशियो वाली चीज हो और वृद्धि दिखे, दोनों की वृद्धि कमी जो भी हो वो दिखे, तब आपको टोटल निकालना हो तो आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया करिए। जिसमें पहले से ही टोटल दे दे वहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत लगाया करिए, ठीक है, वहां ऐसे ही कर लिया करिए जैसे मैंने किया है। पहले ये बंटवारा करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, अब 119 नंबर का ये बहुत आसान सा सवाल है। दो संख्याओं में 8-5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहली और दूसरी संख्या में जो रेशियो है वो 8 और 5 का है। बोला गया बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है बताइए। 3 अधिक है, हुआ कि नहीं। रेशियो में 3 अधिक, रेशियो में 3 अधिक हुआ, और क्वेश्चन में कितना अधिक दिया हुआ है 27। तो 3 बराबर किसके, 27 के, तो 1 बराबर 9 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1 बराबर 9 के। तो संख्याओं का योग पूछा गया है, तो रेशियो में योग कितना होगा 13। तो 13 बराबर किसके, 13 गुणे 9 यानी कि 117 के। यह आपका आंसर है, संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग, यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, सभी लोग ध्यान दें। ध्यान से देखिए, 120 नंबर का सवाल है। 120, एक त्रिभुज बाबू, क्लास जब तक लॉकडाउन है तभी तक ऑनलाइन चल पाएगी, नहीं तो पूरी क्लास इसी तरह लाइव ही पढ़ा देंगे बाबू। तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं, समझिए हमारी मजबूरी। जब यहाँ आएगा नहीं तो सारे खर्चे कहाँ से मैनेज होंगे। जब आप देते हैं तभी तो हमारा खर्चा मैनेज होता है। रूम मतलब सारा कोचिंग का किराया, सारी चीजें, स्टाफ का खर्च, सब कुछ, सारी चीजें तो आपसे ही लेकर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप जब धन नहीं देंगे, आप जब सहयोग नहीं करेंगे तो फिर सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए मजबूरी है कि सारी क्लास में ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता। जितना जब तक लॉकडाउन है तब तक पढ़ाऊंगा ऑनलाइन यूट्यूब पे। चलिए 120 नंबर का क्वेश्चन है। 120, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है 2:3:5। तो बच्चों आप जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, योग 180 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अनुपात में आंतरिक कोणों का योग कितना है, 5, 3, 8, 2, 10। 10 बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो 1 बराबर 18 के। तो पूछा गया सबसे बड़े कोण की माप, तो 2, 3, 5 का रेशियो है इसमें, तो सबसे बड़ा कोण क्या है, 5 ही तो है। तो 5 बराबर क्या होगा, 18 गुणे 5 यानी कि 90 के। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। हो गया। 121 नंबर का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ये मेंसुरेशन का सवाल है। ओरल आपको पता है कि कैसे होगा, अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने मेंसुरेशन में पढ़ाया ये सारी चीजें 3D में। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो एक दूसरे
के फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आयतनों का अनुपात 1:27, तो भुजाओं का अनुपात 1:3 का होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1 और 9 का होगा। ये मैंने बता रखा है, आपको बताऊंगा नहीं आज, क्योंकि ये मेंसुरेशन की चीज है, आपके मेंसुरेशन के फॉर्मेट पे है, वहां मैंने पढ़ाया भी है। घनों के आयतनों का अनुपात 1:27, तो उनकी भुजाओं का अनुपात इसका घनमूल हो जाएगा, क्योंकि आयतन a क्यूब होता है, a क्यूब में फिगर दिया हुआ 127 का रेशियो दिया हुआ है, तो a अगर चाहिए तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो 1:3 आ जाएगा। फिर आपको एरिया चाहिए, तो एरिया 6a² होता है, मतलब a² से रिलेट होता है, तो सीधे वर्क कर देंगे तो 1 और 9 आ जाएगा। तो कराएंगे नहीं व्हाइट बोर्ड पे, राउंड कर लीजिए अगर आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़े हैं, तो जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। आइए देखिए 122 नंबर का सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल 54 है, उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है, तो बड़ी एवं छोटी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। 122 दो संख्याओं का गुणनफल 54 है, एक्स वाई बराबर क्या है बच्चों 54। उन संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई, उनके अंतरफल यानी कि x माइनस वाई से कितना अधिक है, 12 अधिक है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये सम है, सम जो है उनके डिफरेंस से 12 अधिक है। मैंने x y दो संख्याएं मान ली, इनका गुणनफल 54 है। हर एक बच्चा ध्यान दे, हल करेंगे तो मेथड 1 ले सकते हैं इसको आप। y बराबर क्या आएगा 6 आ रहा है, तो बच्चों x गुणे 6 बराबर क्या लिख सकते हैं 54, तो x बराबर क्या आएगा 9। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बड़ी एवं छोटी संख्याओं का अनुपात, तो बड़ी संख्या x ही तो मानेंगे, x:y का जो रेशियो होगा वो होगा आपका 9:6, कितना 3:2, ये आंसर है आपका। मेथड 1 ये हो गया। मेथड 2 बच्चों क्या होगा GTO, मेथड 2 होगा GTO। हर एक बच्चा ध्यान दे, जैसे एक रेशियो दिया हुआ है 6:1, दूसरा 3:2, तीसरा 4:3, चौथा 5:4। सुनिए, इनका गुणनफल 54 है ना, क्या है बच्चों, इनका गुणनफल आपको दिखाई दे रहा है 54 है। जरा ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो 6 गुणे 1 6 आया, 6 का मल्टीपल ही आपका 54, मतलब 6 का मल्टीपल है 54, यानी कि ये हो सकता है आंसर। 3 दूना 6, ये भी यहां भी 6 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। 4 3 12, ये भी आपका आंसर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता, सॉरी 12 नहीं हो सकता। देखिए एक्स वाई बराबर 54 आया है, तो यहां पर अगर देखा जाए ये एक्स है ये वाई है, तो इनका गुणनफल इसके गुणनफल के ही मल्टीपल में 54 आना चाहिए। तो 4 3 12, 12 के मल्टीपल में 54 नहीं आता, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। 5 4 है, तो 5 चौके 20, 20 का मल्टीपल में 54 नहीं आ सकता, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ही मल्टीप्लीकेशन में दिख जाता है कि यही मल्टीपल है, बाकी सब में फेल हो जाता है, जैसे ये दोनों फेल हो गए, तो 1 सेकंड में आंसर मिल गया, फिर तो आंसर देखते ही दे दिया ना आपने, सीधे उसका मल्टीपल उठ गया, इसके गुणनफल का मल्टीपल उठ गया 54, तो वही आंसर हो गया, जबकि इसका भी मल्टीपल उठ जा रहा है और इसका भी मल्टीपल उठ जा रहा है। ठीक, अब एक कंडीशन चेक करने से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो एक ही बार में हमारा वो आंसर हो जाता। अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि एक ही बार में हमारा तीनों एलिमिनेट हो जाता है, एक ही बच जाता है, वही आंसर हो जाता है। खैर यहां 2 बच गए, अब इसको चेक कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना 12, तो यहां से x प्लस वाई निकालेंगे 7 आएगा, और x माइनस वाई निकालेंगे तो 5 आएगा, तो 7 में से 5 घटाया 2 आया बच्चों, और 2 का मल्टीपल है 12। ठीक है, 2 का मल्टीपल है 12, तो ये आंसर हो सकता है। 3 2 चेक करेंगे तो 3 दूना सॉरी हाँ 5, 3 2 5, और बच्चों अंतर लेंगे तो कितना आएगा, अंतर लेंगे तो 1 आएगा, तो 5 में से 1 गया 4, 4 का भी मल्टीपल बच्चों ये मिल जा रहा है। तो इस तरीके से अभी भी ये दोनों ऑप्शन आपके सही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। तो
एक मिनट, 4 3 12, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखिए सुन लीजिए, अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आया है वैल्यू कितना 4, वैल्यू कितनी आ रही है 4, 4 बराबर किसके 12 के, तो 1 बराबर 3 के, तो 3 3 के 9, ध्यान दीजिएगा 3 3 के 9 और 2 3 6, 9 और 6 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54 आ जाएगा। यहां चेक किया जाएगा तो कितना आ रहा था, यहां पर आ रहा था 7 7 में से बच्चों कितना गया 5 गया, 2 आ रहा था, तो 2 बराबर 12 के हो रहा था, 2 बराबर किसके हो रहा था 12 के, तो 12 के 2 बराबर हो रहा है, तो 1 बराबर किसके 6 के, तो 6 के कितना हो रहा था 36, और ये कितना होता 2, तो बच्चों 36 दुना क्या होता 72 होता, 54 ना होता। इस तरीके से आंसर कौन दिखा, यही दिखा। आप कहेंगे क्या सर इतना सब कौन करने जाए, तो बाबू ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है ऑप्शन को भी चेक करने में, बेसिक से ज्यादा मेहनत लगने लगती है ऑप्शन चेक करने में। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, अगर केवल एक ही बार में हमको इसका मल्टीप्लीकेशन का मल्टीपल 54 दिखता तो वही ऑप्शन सही हो जाता कि नहीं, फिर तो कहते ना हाँ सर 1 सेकंड में आ गया। जैसे ये 2 एलिमिनेट हुए हैं, 3 एलिमिनेट हो गए होते तो कहते कि नहीं सर सीधे सीधे एक आंसर मिल गया, वही आंसर हमारा सही है। तो ठीक है, अलग अलग सवाल में कभी हो सकता है थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े, कभी हो सकता है थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है जीटीओ में। ये तो एक ही बार में 2 गलत हो गए, इन 2 में चेक करना है। इसका योग 7 आया, अंतर आया 5, ये बराबर किसके आए 2 के, 2 बराबर किसके 12 के, तो 1 बराबर 6 के। संख्या निकालेंगे तो 36 और कितना आया 36 और 2, 36 और 2, ध्यान दीजिएगा, तो 36 दूना 72 हो गया, जबकि गुणा करने पर 54 आना चाहिए था, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब बच गया कौन, केवल बी वाला, बी वाला ही आंसर क्या है सही है। ऐसे आंसर कर लीजिए आप, थोड़ी ज्यादा मेहनत हो गई इसमें। चलिए दोबारा देख लीजिए जीटीओ इसका, हर एक बच्चा दोबारा देखे, ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पता है संख्याओं का गुणनफल 54 है, तो रेशियो का गुणनफल जो भी आएगा उसी का मल्टीपल 54 होगा। इसका गुणनफल 6 आया, 6 का मल्टीपल 54 होता है, इसका गुणनफल 6 आया, 6 का मल्टीपल 54 होता है। ये दोनों आंसर में से कोई एक सही हो सकता है। 12 का मल्टीपल 54 नहीं होता, यानी कि ये 100% गलत है। 20 का मल्टीपल 54 नहीं होता, यानी कि ये भी 100% गलत है। अब इन 2 में चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इनका योग लेंगे तो आएगा कितना 7, अंतर लेंगे तो कितना आएगा 5, और योग अंतर का अंतर कितना आया बच्चों 2, और 2 बराबर ही किसके होगा 12 के, 2 बराबर किसके 12 के, तो 1 बराबर 6 के, तो 6 बराबर 36 के, 1 बराबर 6 के, सॉरी 1 बराबर 2 के, तो 36 दूना 72 हो रहा है, जबकि आना चाहिए था 54, यानी कि ये भी आंसर क्या हो गया गलत हो गया। तो अब सही कौन सा बचा, यही बचा, चेक मत करिए इसको, यही आंसर कर दीजिए। तो इस तरह से जीटीओ से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे, हम लोग आते हैं 123 नंबर के क्वेश्चन पे, 123। हर एक बच्चा ध्यान दे, 123 पे आइए। 3 संख्याएं हैं, 3 2 5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, इसको पहले मैं x लेके बताता हूं। देखिए x लेके क्यों बताऊंगा अभी पता चलेगा। पहली संख्या हो गई 3x, दूसरी संख्या हो गई आपकी बच्चों 2x, तीसरी संख्या हो गई आपकी 5x। इनके वर्गों का योग दिया हुआ है 1862, यानी कि 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 25x स्क्वायर बराबर किसके 1862 के। तो x स्क्वायर बराबर 49, तो बच्चों x बराबर क्या 7। अगर बच्चों हम नहीं लेते x, तो कुछ लोग कहते हैं सर 9 4 25 रेशियो में इनके वर्गों का योग आ गया बराबर 1862 के, और बच्चे बोलते 1 बराबर 49 के, ये बोल देते बच्चे सीधे। आप लोग यही कहते कि 1 बराबर 49 के आया तो सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 2 बराबर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाता 98 के, 98 बोल देते। गलत है। क्यों गलत है बच्चों, ये 1 बराबर 49 के नहीं है, ये 1 के स्क्वायर के बराबर लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्गों का योग आपने लिया था। तो जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 आएगी,
एक की वैल्यू क्या आएगी 7। बच्चे यहां भूल जाते हैं इस बात को, नए बच्चे भूलते हैं, जो एवरेज से थोड़ा ऊपर है वो ध्यान देते हैं कि 1 बराबर 49 नहीं है, 1 बराबर 7 ही आएगा, क्योंकि बच्चों यहां x है इसके साथ, हम यहां x के बदले 1 मानते हैं, तो यहां 1 का स्क्वायर बराबर 49 बोलना पड़ेगा। तो बच्चे कहेंगे सर तो 1 बराबर भी तो 49 हुआ, तो कैसे बाबू, फिर तो काम हमारा गड़बड़ हो गया ना। ये तो हम शॉर्टकट लिखने के लिए जहां x ना लिखना पड़े वहां 1 लिख के काम चलाते हैं। हम x के बदले क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो 1 स्क्वायर बराबर ही मानना पड़ेगा यहां 49, तो 1 बराबर किसके आएगा 7। इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, ये काम कर दिया है कि बच्चों को प्रॉपर क्लियर रहे कि x बराबर 7 आएगा। छोटी संख्या देख लीजिए, छोटी संख्या, बोलिए छोटी संख्या क्या होगी, 2x, 2x का मतलब 2 इंटू 7 यानी कि कितना 14। यह आपका आंसर है, हर एक बच्चा ध्यान दे। पांच बजे वाले बैच में वर्क एंड टाइम चल रहा है, जो कि अभी 9:15 से बैच चलेगा। 9:15 मत करिए, उसको 9:30 कर दीजिए बैच को, क्या नेट आ जाए। स्पीड क्या हो गई है, क्यों? अभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, अभी से चल रहा है प्रॉपर, एचडी क्वालिटी नहीं आ रही है। चलिए देखिए 124 और आखिरी सवाल आज का, 124 और आखिरी सवाल आज का मैं पढ़ूंगा अभी। 124, हर एक बच्चा ध्यान दे, मेथड 1 2 नहीं, सब इसी मेथड से करना है जो मैं कराने जा रहा हूं। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे, उन तीनों टुकड़ों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। पहले 3:5 के अनुपात में किसी चीज को काटा गया है, 2 टुकड़े बने हैं, फिर इसको किस रेशियो में बांट दिया गया है, 5 और 7 के रेशियो में बांट दिया गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, पहले 3:5 के रेशियो में बांटा गया है। हर एक बच्चा ध्यान दे, पहले 3:5 के रेशियो में बांटा गया है, और फिर जो दूसरा टुकड़ा है उसको आपने 5:7 के रेशियो में बांट दिया है। किस रेशियो में, 5:7 के। बच्चे देखिए, इसी 5 को आपने 5:7 के रेशियो में बांटा है, तो ये योग और ये योग क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आपने बच्चों इसको काटा, 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ, फिर इसको आपने काट लिया, इस तरह से 3 टुकड़े बन गए। 2 टुकड़े काटिए और 1 टुकड़े का फिर 2 टुकड़ा कर दीजिए, 3 टुकड़े हो गए। तो सुनिए, इस टुकड़े को आपने 2 टुकड़ों में बांटा है, तो इसका योग क्या होना चाहिए, बराबर। इसका योग अभी कितना आ रहा है, 12, और ये तो अपना 5 है ही। तो बाबू हम यहां किससे गुणा कर दें, 12 से, यहां किससे गुणा कर दें, 5 से। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो ये फिगर जब 12 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोलिएगा क्या बनेगा, बोलिएगा अच्छे से। ये बन जाएगा आपका 36, ये बन जाएगा 60, और ये किस में बढ़ गया बताइएगा, 25 और 35 में। लीजिए ध्यान से देखिएगा, इसको आपने 5:7 के रेशियो में बांटा है। हर एक सामान्य से सामान्य बच्चा समझेगा, इसी चीज को आपने 2 भागों में बांटा है, तो इन 2 भागों का भार और इसका कुल भार बराबर होगा। यहां बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, यहां 2 भागों का भार 12 आ रहा है और ये तो अपना 5 है ही, तो भार बराबर कर लेते हैं। भार बराबर करने के लिए बच्चों यहां आप किससे गुणा करेंगे, 5 से। ये सवाल ओरल था, यहां आप 5 से गुणा करेंगे और यहां 12 से। तो देखिए 12 से गुणा होगा तो इन दोनों में हो जाएगा। तो ये हो गया 12 तिया 36, 12 पांचे 60, 5 पचाहा 25 और 7 पांचे 35। तो देख लीजिए 36, 60, 25, 35, तो हो गया ना ये 60। तो तीनों भागों का अनुपात क्या होगा, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। बोलिए 3 टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, 36 अनुपात 25 अनुपात 35। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 36 अनुपात 25 अनुपात 35। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, 36, 25, 35 ये आपका रेशियो आ रहा है। 36, 25, 35 सीधे सीधे आपने ये आंसर कर दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लास खत्म हो गई। मिलेंगे बच्चों, अब हम 9:30 बजे मिलते हैं। वैसे इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, इस वजह से हो सकता हो प्रॉब्लम हो। 9:30 बजे, वैसे 9:15 की क्लास थी, 9:15 की क्लास थी, हम 9:30 बजे आज रख रहे हैं उसको।
तो हो सकता हो कि प्रॉब्लम हो तो आपको सूचना दी जाएगी। थैंक यू। सॉरी बाबू अभय त्रिपाठी, आप कैसे पढ़ाई करें जरा उत्तम सर अपना नंबर इसमें कमेंट में डालिए, उत्तम सर को फोन करिए और उत्तम सर आपको डिटेल में सारा आपका पहले देखिए कैसे पढ़ाई करें ये बताने के लिए मुझे जानना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका लेवल क्या है, आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अभी कितने घंटे देते हैं, कौन कौन सी आपने परीक्षा दी हुई है, अभी आगे भविष्य में क्या देने का टारगेट है, सारी चीजें वो पहले मुझे आपसे इनपुट लेनी पड़ती है, तब हम आपको आउटपुट प्रॉपर काउंसलिंग आपकी कर पाएंगे कि कैसे पढ़ाई करें। तो मैं ये जिम्मेदारी उत्तम सर को दे रहा हूं। उत्तम सर ऑफिस का नंबर तो होगा ही आपके पास, चलिए उत्तम सर का नंबर दे दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। उत्तम सर का नंबर ले लीजिए आप, अभी उत्तम सर से प्रॉपर बात कर लीजिएगा और ये बताएंगे कैसे तैयारी करें।